ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी कहाँ पे बात ड्रॉप की थी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हम कल जब पढ़ रहे थे ना एक्शन पोटेंशियल का, तो हमने उसमें लिखा था कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चेंज होना। तो सर हम दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सोडियम जो है वो अंदर जा रहा है और पोटेशियम आयंस बाहर आ रहे हैं, तो ये रैपिडली कम होगा और मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सर मतलब, और तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आना और ना आना क्यों जरूरी है और क्यों नहीं है? माइक अपना ऑन रखिएगा जी ताकि मैं सर। आपसे सवाल आए तो बीच में पूछ सकूं। जी सर। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई चीज आपको टच करती है तो आपको वो जी सर। महसूस करने में इलेक्ट्रिकल मैसेज जो है वो आपके पास जनरेट होता है जिस जगह पे टच किया जाता है, जी और वो आपके पास आपको फील होता है कि हाँ भाई कुछ हुआ है। तो हमारी बॉडी में यही जो फ्लो ऑफ आयंस है, सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस, इनका फ्लो होता है। और जी जब ये सर। फ्लो ऑफ आयंस होता है इससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस -65 से +40 तक रन करता है, फिर +40 से दोबारा -65। दिस इज कॉल्ड करंट। अगर आप मुझे एक बात बताएं, फिजिक्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी, करंट कैसे जनरेट होता है। कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जी तो वहां पे करंट जनरेट होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट ही जनरेट नहीं होगा। और वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और यहाँ पर आपके पास जो करंट जनरेट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, वो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होता है। तो सोडियम हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ गए, यानी अंदर चले गए, और पोटेशियम आयंस अंदर हाई कंसंट्रेशन है, वो बाहर आ गए लो कंसंट्रेशन की जाने। तो इसकी वजह से उसके पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया। तो हमने कहा कि वहां पे करंट जनरेट हुआ है, ठीक है, जी फ्लो ऑफ जी आयंस की सर। वजह से, जो कि आपके जी सर। पास किसी स्टिमुलस को एक जगह से दूसरी जगह परसीव करने में हेल्पफुल होता है। जी दिस इज सर। बिकॉज ऑफ द करंट। दिस इज द बिकॉज ऑफ करंट। जी सर। हाँ, पूछें और क्या पूछना है। बस सर मुझे यही पूछना था, क्योंकि हम उसमें ये कह रहे थे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, और हम दूसरी तरफ ये भी लिख रहे हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आना ही एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो यही चीज थी, कंफ्यूज कर रही थी। हमने ठीक है ऐसी सर, कोई मुझे बात समझ ही आ नहीं गया। की है। हमने ऐसी कोई नहीं बात ही नहीं। नहीं सर, हमने एक्शन हमने ऐसी पोटेंशियल कोई की बात नहीं। डेफिनेशन। हमने लिखा है द चेंज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल from -55 millivolts to positive 40 millivolt and then back to -65। आप मुझे एक बात बताएं, -65 से +40 तक जाना, +40 से वापस आना, तो जी आप सर। मुझे एक बात बताएं, ये चेंज है कि नहीं है। आप घर से कोचिंग गई, कोचिंग से वापस आई, तो आप कहेंगी नहीं मैं तो कहीं गई नहीं हूँ। ये नहीं जब सर आप ऐसा अपनी नहीं जगह पे वापस आके बैठ गई तो आपने कहा मैं तो कहीं गई नहीं हूँ। ऐसा थोड़ी जी होता है। जी आप तो अगर कोचिंग जाएंगी वापस होके आएंगी, आप कहेंगी ना क्या कहते हैं, हाँ मैं होके आई हूँ। जी सर। चेंज जी तो आया। हाँ, तो यही जी तो चेंज यहाँ पे आ रहा है। जी सर। ओके। ओके, तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में भी आपसे कल बात हो गई थी, ठीक है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में भी आपसे बात हो गई थी। इसके बाद आगे बात करने जा रहा हूं आपसे फर्दर। ठीक है, कल जो मैंने जाते जाते आपको बातें बताई थी वो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। बेटा, मैंने आपसे कहा था कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो गई और पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो गई, ठीक है। पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज्यादा हो गई। मैंने आपसे ये कहा कि ये इनको अपनी जगह पे ऐसे आना है
कि किसी किस्म का कोई चेंज ना आए। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू दोबारा से -65 मिली वोल्ट हो गई है, उसके अंदर दोबारा से कोई चेंज ना आए, तो ये 1 to 1 अंदर बाहर जाएंगे। एक सोडियम बाहर आया तो एक पोटाशियम अंदर गया, एक सोडियम बाहर आया एक पोटाशियम अंदर गया। सोडियम और पोटाशियम आपको पता है एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1A से, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं, और दोनों की तकरीबन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 0.9 एंड 0.8। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप सर लाइनस पॉलिंग का टेबल देखते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो तकरीबन आपको 0.9 मिलती, हाइड्रोजन की 2.1 होती। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की और पोटाशियम की तकरीबन सेम है, 0.9 और 0.8। तो बिल्कुल ये 1 to 1 जो है वो अंदर और बाहर जाती। पर इनके अंदर और बाहर जाने से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसको ही हम नाम क्या दे रहे हैं, उसको ही हम नाम दे रहे हैं कि यहाँ पे दरअसल करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दरअसल करंट जनरेट हो रहा है। चलें, ये मैंने आपको नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में बताया है, और ठीक है, डीपोलराइजेशन बता दी, रिपोलराइजेशन बता दी। कुछ मजीद न्यूरो ट्रांसमिटर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं एक चीज आपको और भी बता दूं क्लियर करके, कि मैंने एक्सॉन टर्मिनल्स को जहां पे रेस्ट हुआ हुआ दिखाया है, तो मैंने इसको नाम दिया था, एक्सॉन टर्मिनल्स की मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके बाद वाली चीज को मैंने नाम दिया है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहां पर आपने दरअसल क्या देखा है, यहाँ पे आपने दरअसल इस जगह पे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को देखा है। Here basically you observed ठीक है, चलें, और जो शुरू में मैंने आपको न्यूरॉन में बताया कि इसमें मैसेज कहां से आया, तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि भाई वो पिछले किसी न्यूरॉन से मैसेज आया होगा। चलें, इसके बाद आइए मैं कुछ न्यूरो ट्रांसमिटर्स के नाम आपको बता रहा हूं। मैं आपको कुछ न्यूरो ट्रांसमिटर्स के नाम बता रहा हूं। न्यूरो ट्रांसमिटर्स के नामों में एक नाम आपके पास मौजूद है हिस्टामीन, एक मौजूद है ग्लाइसिन, एक है सेरोटोनिन, एक मौजूद है गाबा, गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और ठीक है, डोपामीन का नाम आपने सुना हुआ है, एसिटाइल कोलिन का नाम आपने सुना हुआ है, सुना हुआ तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी है।
किसी को अगर माइग्रेन वगैरह होता है तो दरअसल उसमें सेरोटोनिन डिसऑर्डर्स होते हैं, और इसके अलावा आपके पास पार्किंसंस में बताया था डोपामीन का डिसऑर्डर होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन का डिसऑर्डर है। मुख्तलिफ बीमारियां हैं कि मैं नाम भी नहीं ले सकता, कि आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। हिस्टामीन का जिक्र आपने कई बार सुना है कि हाँ भाई कुछ वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी हिस्टामीन रिलीज करती हैं। ठीक है, चलें। तो ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में आपसे बात हो गई। किसी ने बेटा कुछ भी पूछना है पूछ ले, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की बात मैंने खत्म कर दी। अब उसके बाद मुझे आपको बिहेवियर्स पढ़ाने हैं। बिहेवियर्स में ख्याल से मैंने आपको पढ़ा दिए थे शायद। अली रजा जरा बताओ। सर जी वालेकुम। जी सर, आपने करा दिए बिहेवियर्स। ठीक है, बिहेवियर्स करा दिए। अब मतलब नर्वस सिस्टम में और क्या रह गया? और एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम रह गया बस। सर ये रिफ्लेक्स आर्क ये भी। ठीक है, देखिए मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक अदर डायग्राम बना के बताई थी, और वो डायग्राम ये थी। इसमें एक सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ये मौजूद है, एक मोटर न्यूरॉन जो है वो ये मौजूद, और सेंसरी को मोटर से कनेक्ट करने के लिए इंटर न्यूरॉन ये मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे आप समझ लेंगे सेंसरी न्यूरॉन के साथ अगर स्किन मौजूद है और मोटर न्यूरॉन के साथ यहाँ पे मसल्स मौजूद। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में हुआ क्या? रिफ्लेक्स एक्शन में मैसेज गया स्किन, स्किन से फिर गया सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से गया फिर इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन को हम दूसरा नाम देते हैं रिले न्यूरॉन, फिर मैसेज गया मोटर न्यूरॉन, और फिर गया मसल्स तक। मसल्स दरअसल इफेक्टर ऑर्गन के तौर पे बिहेव कर, इन तमाम रास्तों से होता हुआ फिर इफेक्टर ऑर्गन तक गया। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, path followed by reflex action called reflex arc. Path followed by reflex action called reflex arc. वो रास्ता जो रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं। ठीक है, पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क।
चलिए इसके बाद आइए कर लें, नोट कर लें। किसी के जहन में आएगा सर वो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में रिफ्लेक्स आर्क के अंदर चीजें कम हो जाएंगी? बिल्कुल कम हो जाएंगी। रिले न्यूरॉन उसमें नहीं होता, तो उसको आप रिले न्यूरॉन को माइनस कर दें। चलें इसके बाद आइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज अच्छा, आपको टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम बताने जा रहा हूं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं सबसे आखिर में बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम में एक डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम मिलेगा आपको, और एक मिलेगा आपको सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ये देखें, ये हाइड्रा है। हाइड्रा की पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स का नेटवर्क मौजूद होता है, लेकिन कोई ब्रेन नहीं है, कोई गैंग्लियन नहीं। कोई ब्रेन नहीं है, कोई गैंग्लियन नहीं। बीच में मिजोग्लिया मौजूद है, और मिजोग्लिया के अंदर ये सारे न्यूरॉन्स जो है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये रेड से जो बना रहा हूं ये न्यूरॉन, ये सारे न्यूरॉन्स इसकी मिजोग्लिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स इसकी मिजोग्लिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे दैट इट हैज व्हाट? इट हैज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। ठीक है, हियर इज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम से किसी एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डिफ्यूज नर्वस सिस्टम से किसी की एक्टिविटी पे यह फर्क पड़ेगा, ये बात मैंने फर्स्ट ईयर में भी कही होगी, जो अब कहने जा रहा हूं कि फर्ज करें हाइड्रा अपनी खाला के घर जाता है, तो उसको बेल बजानी है। तो बेल बजाने के लिए वो अपने सारे के सारे जो टेंटिकल्स हैं, वो उन टेंटिकल्स को उस बेल बजाने पे इन्वॉल्व कर ले। और आप अपनी खाला के घर जाएं तो एक फिंगर से बेल बजा देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम मौजूद है। तो दोनों टाइप्स के अंदर आपको फर्क मिले। ठीक है, यानी कोई एक्टिविटी कितने कम से कम बॉडी पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट से की जा सकती है, तो वो आपके पास ये इसका फर्क है मेन डिफ्यूज और सेंट्रलाइज का। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट करता है किसी भी एक्टिविटी के, और डिफ्यूज में ऐसा नहीं हो पाता।
अच्छा, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और किसके अंदर होता है? स्टारफिश में होता है। ठीक है, स्टारफिश के अंदर होता है। ये देखें, स्टारफिश में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। कर लें, नोट कर लें इसको। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। देखें, प्लेनेरिया के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो प्लेनेरिया में आपके पास ये गैंग्लियन मौजूद होते हैं। ठीक है, ये गैंग्लियन मौजूद हैं और न्यूरॉन्स का जाल इस तरह से मौजूद है। Here is the ganglion। ठीक है, सेंसरी मैसेजेस जो है गैंग्लियन तक जाते हैं, फिर वहां से आते हैं मोटर ऑर्डर्स पेरिफेरल पार्ट्स तक। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट तक मोटर ऑर्डर्स आते हैं। यानी कि आपको कुछ सेंस हुआ, सेंसेशन हुई, आपके ब्रेन तक मैसेज गया, फिर ब्रेन से मोटर ऑर्डर आ रहा है या स्पाइनल कॉर्ड से मोटर ऑर्डर आ रहा है, तो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करता है। गैंग्लियन मौजूद होता है या ब्रेन मौजूद है। इंसानों में सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, इंसानों में ब्रेन मौजूद है एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब एवोल्यूशन के हवाले से इस पे बात करनी है। एवोल्यूशन के हवाले से देखें, अगर बात करनी है तो हमें एक एक फाइलम बताना होगा पहले।
पॉरीफेरा के बारे में बात करूं तो पॉरीफेरा में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, एब्सेंट होता। उसके बाद फाइलम है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में आपके पास हाइड्रा आता है, तो हाइड्रा के अंदर मैंने आपको बता दिया कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम मौजूद। फिर इसका नेक्स्ट फाइलम है आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आपके पास नर्वस सिस्टम प्लेनेरिया के बारे में आपसे बात हुई अभी कि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम मौजूद। इसके अलावा अगला है आपके पास एस्केलमेंथस। तो एस्केलमेंथस के अंदर भी सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम मौजूद है। एनिलिडा के बारे में भी बात करूं तो एनिलिडा में भी आपके पास सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम मौजूद है। ठीक है। मुलस्का के अंदर भी सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम मौजूद है। आर्थ्रोपोडा के अंदर कॉकरोच आ जाता है। ठीक है। कॉकरोच के अंदर भी आपके पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद है। इसके बाद आइए आर्थ्रोपोडा के बाद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा जो है उसके अंदर आपके पास डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर आपके पास डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम मौजूद है। इसके बाद आइए कॉर्डेटा के बारे में अगर बात करूं तो कॉर्डेटा में सबके अंदर आपके पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है। कॉर्डेटा में सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा। तो अब एवोल्यूशन की बात की जाती है तो इस तरह से बात की जाती है। बाकी टाइप्स आपके पास, अब आप जरा गौर करें, पहले एब्सेंट था, फिर डिफ्यूज, फिर सेंट्रलाइज, लेकिन एवोल्यूशनरी ब्रेक आ रहा है इकाइनोडर्मेटा में, तो फिर डिफ्यूज आ गई। बहरहाल इससे आपको कोई गर्ज नहीं है। जो एवोल्यूशन के ऑब्जेक्शन करने वाले, एवोल्यूशन पे ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, तो उनके मुताबिक आपके पास जो है वो बीच में ब्रेक भी आ सकता है। जब इंशाल्लाह एवोल्यूशन में आपसे बात करेंगे तो वहाँ डिटेल में एवोल्यूशन की बात करेंगे। एवोल्यूशन की डेफिनेशन है ग्रेजुअल चेंजेस इन द लिविंग, एज अ रिजल्ट द प्रेजेंट लिविंग इज डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। तो ग्रेजुअल चेंज तो देखिए पहले नहीं था, फिर डिफ्यूज है, फिर सेंट्रलाइज है, तो ग्रेजुअल चेंज। चलें, ये नर्वस सिस्टम के बारे में आपसे बात हो गई। बाकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मैं चाहूंगा कि मुझे आप में से कोई ओवरव्यू करा दे। दुआ में आपसे जरा पूछ लेता हूँ, सवालात कर लेता हूँ, तो हमें जरा नर्वस सिस्टम अच्छा हमारा रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह।
जी, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है क्या? कोई अपने तौर पे बताए जरा। अली रजा तुमसे पूछ लो। जी सर। ठीक है बेटा, ये बताओ सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? सेरिबेलम हमारे पास बैलेंस था। इट कंट्रोल्स बैलेंस था और बैलेंस ऑफ बॉडी और प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी बैलेंस ऑफ, मूवमेंट्स। ठीक है, प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स और बैलेंस ऑफ द बॉडी। हम्म। मेडुला का फंक्शन बताओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। मेड्यूला वो हिकअपिंग, उसमें रिस्पायरेटरी रेट था, पेरिस्टाल्सिस रेट था और हार्ट रेट था। और कुछ सेंटर थे उसमें, वॉमिटिंग सेंटर था, हिकअपिंग, बाकी हाँ स्नीजिंग और कफ, स्नीजिंग सेंटर भी था, कफ कफ सेंटर भी था। ठीक है, सही है, और बताओ। और स्नीजिंग सेंटर मौजूद है, कफ सेंटर मौजूद स्नीजिंग है। भी था जी। ठीक है, हिप्पोकैम्पस का फंक्शन बताओ। कंसर्न विद लॉन्ग मेमोरी। तरीके से बताओ, ये क्या कर रहे हो? लॉन्ग मेमोरी क्या होती है? लंबी मेमोरी। सर इट इज कंसर्न विद लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम्म हम्म। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताओ, फिक्स एक्शन पैटर्न की डेफिनेशन बताओ। फिक्स एक्शन, फिक्स एक्शन, behavior that is associated with some fixed हाँ, stimulus called releaser। इसको और क्या कहते हैं? रिलीजर था और दूसरा हाँ, था रिलीजर क्या होता है? releaser, any feature of environment that is positively shown to evolve some kind of behavior। हाँ, टू इवोक, EVOK, इवोक। so evoke। अच्छा, हाँ, हैबिचुएशन डिफाइन करो। habituation with behavior था habituation, an animal stops responding some repeated stimulus which is usually neither harmful nor useful for it and saves energy। ठीक है, और अच्छा ये बताओ कि इम्प्रिंटिंग डिफाइन करो। in this behavior an animal is genetically primed to learn something in a very short period of time and respond to stimulus। ठीक है, अच्छा मुझे इसके अलावा बताओ कि हैंड विड्रॉवल रिफ्लेक्स कौन सी टाइप में आता है? and withdrawal poly था, polysynaptic, poly हम्म reflex। ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड का। ग्रे मैटर, डेफिनेशन बताओ ना, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की। ग्रे मैटर का था part of CNS that consists of unmyelinated part of neuron। और ठीक है, white व्हाइट मैटर मैटर में, क्या होता है? white matter में myelinated आ जाएगा, part of CNS that consists of myelinated part of neuron। ठीक है, चले इसके अलावा ये फर्दर, ठीक है, आप सबसे कह रहा हूँ पढ़ के रखें। ठीक है, पढ़कर आइए जितनी भी चीजें मौजूद हैं और रिवाइज कर लीजिए। बात करते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।